तो बच्चों अभी तक हमने इंडक्टर्स देखे थे और इंडक्टर्स में सबसे पहले हमने डील किया था सेल्फ इंडक्टेंस। सेकंड पार्ट इंडक्टर का आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास दो कॉइल दे रखी है, जैसे कि ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2, दोनों की एक्सिस सेम है यानी कि कोएक्सियल है। और अगर आपके कॉइल 1 में करंट I1 फ्लो होता है, I1 फ्लो होगा तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कॉइल 2 से उसका फ्लक्स पास होगा। तो हम फ्लक्स फाई 2 क्या लिखेंगे, हम फाई 2 इज फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, फ्लक्स थ्रू कॉइल, कॉइल नंबर 2 से जो भी फ्लक्स जाएगा उसको हम फाई 2 बोल रहे हैं। तो यानी कि आपने करंट इंड्यूस किया, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है कॉइल 1 में और फ्लक्स फाई 2 इज पासिंग थ्रू कॉइल 2। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि फाई 2 इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट इन वन, B1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू V1 जो होगा उस फाई 2 उसके प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि फाई 2 को आप क्या लिखोगे, फाई 2 को आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इनटू एरिया। ये अगर आप लिख सकते हो तो फाई 2 इज प्रोपोर्शनल टू B1। अब हम बोल सकते हैं कि B1 इज जो भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द कॉइल 1 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो I1 के प्रोपोर्शनल होता है, एज यू ऑलरेडी नो। तो हम यहां से कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि फ्लक्स इन कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1, ये बोल सकते हैं। अब यहां पर बोला जाता है कि जो भी फ्लक्स है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दिस इज M21। ये क्या मतलब है बच्चों, M21 एक कोफिशिएंट होता है और इस M21 को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1। यानी कि अगर कॉइल 1 में आप करंट फ्लो करो तो कॉइल 2 का जो फ्लक्स है आप इस कोफिशिएंट के थ्रू, सॉरी यहां पर I1 आना चाहिए, दिस इज I1, यानी कि करंट इन कॉइल 1, करंट इन कॉइल 1 एंड दिस M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 में अगर करंट फ्लो करोगे और इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू कॉइल 2। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आपके पास इसका रिवर्स सिनेरियो कंसीडर करते हैं। रिवर्स सिनेरियो में हमने क्या कंसीडर किया है कि लेट से अब आप क्या क्रिएट करते हो कि यहां पर एक करंट फ्लो करते हैं I2, I2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा रिंग के थ्रू। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से भी पास करेंगी, विल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगी, ऐसे जाएंगी, क्लोज लूप बनाने वाली है। तो I2 की वजह से दिस इज कॉइल 2 एंड दिस इज कॉइल 1। तो यहां से जो कॉइल 1 से जो फ्लक्स पास होगा उसको हम बोल सकते हैं फाई 1। और हमें पता है फाई 1 इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 2। और B2 को हम लिख सकते हैं कि करंट जितना भी कॉइल 2 में करंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से आपने देखा कि जो फ्लक्स है कॉइल 1 के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा करंट इन कॉइल 2 के। और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलेंगे M12 इंटू I2, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 with respect to
कॉइल 2। पहला क्या था, देखो यहाँ पर जो पहले आ रहा है कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और हमने पहले क्या लिया था, कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। अगर हम देखें म्यूचुअल M21 है, M21 है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यानी कि 2 का आप करंट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कॉइल 1 के थ्रू फ्लक्स मिल जाएगा। अब ये तो हमारा फ्लक्स का रिलेशन हो गया। अगर हमें ईएमएफ देखना है, क्योंकि अगर आप करंट यानी कि इस कॉइल में करंट फ्लो करोगे, इस कॉइल में करंट फ्लो किया तो इसके थ्रू एक फ्लक्स आया है, अगर इसका चेंज करोगे तो इसके थ्रू ईएमएफ भी आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ इनटू इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई 2 बाई डी टी, डी फाई 2 बाई डी टी, विच विल कम आउट टू बी माइनस M21 और डी आई बाई डी टी, ये आ जाएगा। यानी कि अगर आप करंट 1 में चेंज करोगे तो इसके थ्रू, यही तो फैराडेज का ऑब्जर्वेशन था कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो इसके थ्रू एक करंट होता है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है। वो उन्होंने एक कॉइल के थ्रू भी किया था और एक मैग्नेट को दूर और पास लाके किया था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर यहां पर कॉइल 1 में करंट को चेंज किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसके थ्रू एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसको हम बोल रहे हैं E2। तो E2 का आपके पास रिलेशन आ जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स M21 डी आई बाई डी टी, यानी कि जिस रेट से आप करंट को चेंज कर रहे हैं ये आपका देगा, क्या देगा, ईएमएफ थ्रू 2। और ऐसा ही रिलेशन हम कॉइल 1 के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी कि E1 आपके पास आ जाएगा माइनस M12 इंटू डी आई 2 बाई डी टी, यानी कि कॉइल 2 में अगर आप करंट को चेंज करते हैं तो वो आपके B2 को चेंज करेगा, और B2 को चेंज होने की वजह से फाई 1 आपका चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 चेंज होगा, और ईएमएफ का आपको ये रिलेशन मिल यहाँ पर, यानी कि ये M12 और M21 इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ये देखा गया है कि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम। तो यहाँ पर ये हमें लिखना बहुत आसान हो जाता है कि हम E1 को M21 भी लिख सकते हैं, M12 भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स M12 भी आप लिख सकते हो, M21 भी लिख सकते हो। और देखो आप अगर यहाँ पर EMF इन 1 निकाल रहे हो तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो 2 वाला आएगा, और अगर आप EMF इन कॉइल 2 निकाल रहे हैं तो करंट आने वाला है, यहाँ पर 1-2 लिखो या 2-1 लिखो, विच इज, इसको आप बाद में हम M से ही रिप्लेस कर देंगे। इट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिकॉज M21 और M12 सेम ही है, आप उसको सेम M से रिप्लेस कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर EMF इन कॉइल 2 निकाल रहे हैं तो करंट इन कॉइल 1 का कंसीडर होगा di1 बाई dt। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और M12 और M21 को हम M से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और एक जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी देखी गई है, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेल्फ इंडक्टेंस से L1 L2 के रूट से लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेल्फ इंडक्टेंस के, यानी कि रूट L1 L2 से ज्यादा नहीं हो सकता, इट वुड बी लेस देन और इक्वल्स टू रूट L1 L2। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, यानी कि आपको दो कॉइल दी हुई हैं, एक कॉइल का रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉलर कॉइल का रेडियस स्मॉल आर है, और यहाँ पर एक कंडीशन है, कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी कि इट इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर, और जो स्मॉल आर है वो बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर हमने एम यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली। तो बच्चों यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में वैल्यू निकालने के लिए इजी तरीका क्या होगा कि अगर आप करंट यहां से फ्लो कराओ, लेट से करंट यहां से फ्लो कराते हैं, करंट यहां से फ्लो कराने के बाद आप सेंटर पर, लेट से दिस इज I1,
तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आप ले सकते हो म्यू नॉट आई 1/2r, ये हो जाएगा। और अब हम फ्लक्स 2 लिखेंगे। फ्लक्स 2 को हम लिख सकते हैं B1 इंटू A2, एरिया 2 कॉइल का एरिया आएगा और मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा 1 की वजह से, यानी कि इसको कॉइल हम 1 कॉल कर रहे हैं और इसको कॉइल 2 बोल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 और एरिया किसका आएगा 2 का आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आया है म्यू नॉट I1/2r। और यहां पर एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका φ2 आ गया। अब आप देखेंगे φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 और यहां पर φ2 की वैल्यू यानी कि फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 इज गिवन बाय म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर ओवर 2r, ये आपने निकाला और यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया I1। आप इसको कंपेयर करेंगे φ2 इज इक्वल्स टू m इंटू I1। तो यहां से आप कंपेयर करने से आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 2r कैपिटल इंटू पाई आर स्क्वायर। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने से बेनिफिट ये होता है कि बच्चों अगर करंट यहां पर भी जा रहा होगा तो 2 1 और 1 2 सेम होंगे। तो अगर करंट यहां जा रहा होगा तो हम ईएमएफ कॉइल 1 के थ्रू भी निकाल सकते हैं, यानी कि M12 इक्वल्स टू M21 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं। लेट से इसका लेंथ L1 है, दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2 और कॉइल 1 का लेंथ L1 है। कॉइल 1 के स्पेसिफिकेशन है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसकी लेंथ L1 है और इसका रेडियस R1 है। कॉइल 2 जो इसके इनसाइड है और कोएक्सियली प्लेस्ड है, दोनों की एक्सिस सेम है। और कॉइल 2 की स्पेसिफिकेशन है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके N2 है, लेंथ L2 है और इसका रेडियस R2 है। तो यहां पर हमारा टारगेट है कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर। तो हमारे लिए इजियर होगा अगर हम कंसीडर आउटर कॉइल में करंट कंसीडर कर लें। आउटर कॉइल यानी कि ये आउटर कॉइल हमने 2 कंसीडर करी है तो ये लेंथ होगी L2, दिस लेंथ इज L2। ओके, तो हम I2 कंसीडर करते हैं। लेट से करंट इन कॉइल 2, करंट इन कॉइल 2 इज I2। सो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल सकते हैं म्यू नॉट N2 इंटू I2, ये बोल सकते हैं। और N2 की वैल्यू हमें पता है म्यू नॉट N2 ओवर L2 इंटू I2, ये आ जाएगी। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया यानी कि हमने इस एक्सिस पर बच्चों, ये आपको याद होगा कि एक सोलेनॉइड के एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमें फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 निकालना है, φ1 निकालना है। तो पहले क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा B और फिर एरिया आएगा A1 और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, ये एक लूप से थ्रू होगा, नंबर ऑफ लूप्स N1 है तो N1 हो जाएगा। तो यानी कि फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 कितना होगा, बी की वैल्यू आप यहां पर रिप्लेस करेंगे N2/L2 इंटू I2, ये हो जाएगा। और यहां पर N1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमने एक लूप का एरिया मल्टीप्लाई किया है और N1 यानी कि इसमें कितने लूप्स हैं, इसमें N1 लूप्स हैं, नंबर ऑफ लूप्स से मल्टीप्लाई कर दिया, N1 के थ्रू ये फ्लक्स आएगा। तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 आ जाएगा। अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम इस I को सेपरेट कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट N2, दैट इज म्यू नॉट N2 इंटू N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में L2, ये कोफिशिएंट आएगा किसका, I2 का। और अगर हम φ1 को
हम m इंटू आई टू लिखते हैं, तो हमें m की वैल्यू यहां पर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, यानी कि दिस इज m एंड दिस इज आई टू। तो m इंटू आई टू हो तो m आपका ये टर्म आ जाएगा विच विल बी म्यू नॉट बाई एल टू एन वन एन टू इंटू पाई आर वन स्क्वायर। अब यहां पर चूंकि हमारा इजी था कि करंट हम आउटर कॉइल में मान लें और उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इनर के थ्रू बने। अब वी नो कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम होता है। अगर करंट यहां अंदर वाली कॉइल में फ्लो होगा और बाहर के थ्रू फ्लक्स लिखना होगा, तो हम इसमें फ्लक्स थ्रू यानी कि हम फाई टू भी लिख सकते हैं, दैट फाई टू कैन ऑल्सो बी गिवन एज m इंटू आई वन। अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हैं टू के थ्रू तो करंट आएगा वन के थ्रू। तो अगर वन के थ्रू आप करंट फ्लो कराएं, यानी कि अगर करंट यहां वन कॉइल में फ्लो कर रहा है और फ्लक्स आउटर के थ्रू निकालना है, तो आप सीधे इस m को यूज करेंगे कि दोनों का m सेम होता है। तो फाई टू कैन ऑल्सो बी गिवन एज फ्लक्स इनटू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन करंट एंड करंट इन कॉइल वन। इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये यूजफुल तभी होता है कि जब हमारा लेट से हमें ईएमएफ इन कॉइल टू निकालना है। ईएमएफ इन कॉइल टू कैन बी रिटन एज माइनस डी फाई टू बाई डी टी which can be written as minus m di1 by dt। यानी कि वो हमारे लिए उतना इजी नहीं होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना और ईएमएफ निकालना। आपने करंट यहां पर कंसीडर किया है, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्टली क्या होगा, बट अदर वे अराउंड अगर आपने करंट आउटर कॉइल में मान लिया है तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई। तो हम क्या करेंगे कि पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे आउटर में करंट मान के, तो इनर को फ्लक्स निकालेंगे और उसके थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। अगर हमें ईएमएफ इन टू निकालना हुआ तो हम इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस को यूज करके हम फाई टू निकालेंगे। फाई टू को लिखेंगे m इंटू आई वन और इसको डिफरेंशिएट करके ईएमएफ इन कॉइल टू आ जाएगा अगर आप कॉइल वन के थ्रू करंट को चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज द रिलेशन फॉर ईएमएफ टू। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया है, यहां पर हमारे पास दो कॉइल हैं, एक बिगर कॉइल है और एक स्मॉलर कॉइल है। अब बिगर कॉइल को कुछ इस तरह से रखा हुआ है, इसका साइड व्यू है और ये इसका एरिया वेक्टर है। स्मॉलर कॉइल को इस एक्सिस में ही थोड़ा सा रोटेट करके, यानी कि दोनों के एरिया वेक्टर में कुछ थीटा एंगल है, 90 डिग्री नहीं है बट ये थोड़ा सा रोटेट कर दिया और एंगल थीटा आ जाता है। तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला रहता है, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम करंट मानेंगे, इसको कॉइल वन ले रहे हैं, यहां पर करंट आई वन मानेंगे। आई वन से हमारे पास बी वन आ जाएगा, बी वन विल बी म्यू नॉट आई वन ओवर टू आर और हमारे पास फाई टू आ जाएगा, यानी कि स्मॉलर कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो आएगा बी वन इंटू ए टू, ये आएगा। नंबर ऑफ लूप्स हम यहां पर वन कंसीडर कर रहे हैं और म्यू नॉट आई वन बाई टू आर। और यहां पर डॉट प्रोडक्ट आता है, क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा, यानी कि बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर ये बी हो गया और ए की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर और इसके बीच में ये कॉस थीटा एंगल आएगा, क्योंकि दोनों के एरिया वेक्टर में क्या है? थीटा एंगल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। इसको बोलते हैं कि कितना फ्लक्स लिंक्ड है विद। टोटल फ्लक्स तो इसके थ्रू फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट ही इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। तो यहां पर इट इज द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल टू ड्यू टू द करंट इन कॉइल वन। तो ये फ्लक्स लिंकेज आ जाएगी। तो हम फाई टू को अगेन वी कैन रिप्लेस m इंटू आई वन। अब आप अपर स्टेटमेंट से आप देखोगे ये होगा म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर टू आर इंटू कॉस थीटा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आई वन।
तो आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी m की हो जाएगी। तो m की यानी कि इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर ओवर 2r। यानी कि स्टार्टिंग में हमने ये देखा था, बट यहां पर एडिशनल टर्म जो आया है वो कॉस थीटा का टर्म आया है। अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का आ जाएगा। और ये थीटा, अगर ये थीटा आप सेकंड केस में कंसीडर करें, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इसमें क्या किया है हमने, यानी कि ये आपका प्लेन है और ये आपका प्लेन है। इसमें ये आपको ऐसे देखेंगे, इट इज साइडवर्ड एक्स एक्सिस में और ये आउट ऑफ द प्लेन है। दोनों के एरिया वेक्टर में 90 डिग्री है। अगर थीटा को 90 डिग्री लें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस स्ट्रेट अवे आप जीरो लिख सकते हो, क्योंकि जीरो फ्लक्स लिंकेज है। कि जो भी फ्लक्स होगा वो इस तरह से पास होगा, वो इसको क्रॉस करके, यानी कि स्मॉलर कॉइल को क्रॉस करके, उसको पेनिट्रेट करके नहीं जा रहा होगा। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल जा रही होंगी। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और आपका फ्लक्स जीरो आ जाएगा। फ्लक्स जीरो आ जाएगा तो हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा पर भी डिपेंडेंट होता है, ये बच्चों आपको याद रखना है। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कॉइल आर रिप्लेस्ड, आप इसको थोड़ा जूम करके देख लें। टू कॉइल्स आर रिप्लेस्ड, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन वन दे रखा है, रेट एट विच द करंट आर चेंजिंग इन टू कॉइल्स। यानी कि इसमें दिया हुआ है टू कॉइल्स, दो कॉइल को आपने एक दूसरे के पास रखा हुआ है। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये पूछा हुआ है। पहले में दिया हुआ है कि यानी कि रेट ऑफ करंट, यानी कि डी बाई डी टी पर चेंज होगा क्या, रेट ऑफ। सेकंड दिया हुआ है रिलेशन पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल, यानी कि इन दोनों की पोजीशनिंग कितनी दूर है और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स पे डिपेंड करता है और फ्लक्स पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इसका किस जगह। तो बी आप देखेंगे, बी कैन बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मटेरियल। मटेरियल पे कोई डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। फोर्थ इज करंट, आई पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, क्योंकि फ्लक्स उसी पर डिपेंड करेगा कि जो आपका रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन है। जैसे हमने देखा था कि एक कॉइल को और दूसरी कॉइल को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो भी आ सकता है। तो ओरिएंटेशन और पोजीशनिंग पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा हुआ है, टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी। तो यानी कि आपको सेल्फ इंडक्टेंस दे रखी है एक कॉइल की 2 मिली हेनरी और दूसरी कॉइल की आपको दे रखी है 8 मिली हेनरी, और are placed so close together that effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance, तो इस केस में बोल रखा है कि टोटल फ्लक्स लिंकेज उनका कंप्लीट है, यानी कि L1 और L2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीटली एक दूसरे से फ्लक्स लिंक्ड है। तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों मैंने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज लेस देन इक्वल्स टू L1 L2 होता है। लेकिन अगर ऐसा केस सिनेरियो आपको दे रखा है कि इट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद ईच अदर, तो हम यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ L1 L2। यानी कि रूट ऑफ L1 L2 लिखोगे तो यहां पर एक आ जाएगा आपका 2 मिली हेनरी और एक हो जाएगा 8 मिली हेनरी। इसका आप रूट करने जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा 4 मिली हेनरी। तो यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, 4 मिली हेनरी, और डी विल बी देयर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कॉइल दे रखी है, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ लेंथ सेम लेंथ L, इनर एंड आउटर हैव द रेडियस R1 एंड R2। यानी कि इनर कॉइल का आपका रेडियस कितना है R1 और जो आउटर कॉइल है उसका रेडियस आपको R2 दे रखा है। ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N1 और N2 दे रखे हैं।
N1 and N2. The ratio of mutual inductance to the self inductance of the inner coil, यानी कि यह आपको M/L1 निकालना है, इनर कॉइल का निकालना है। तो पहले निकालते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने देखा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमने फाई निकाला था, फाई को हमने बी इंटू ए लिखा था, और बी इंटू ए में हमने फाई बाई आई का जो रेशियो आया था वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस था। तो आप इसमें देखेंगे कि फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू आएगी म्यू नॉट, और यहां पर क्या आएगा, N2 आएगा, N2 इंटू I2, ये हम लिखेंगे। और यहां पर एरिया से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पाई R1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और टोटल नंबर यानी कि N1 इंटू एल, ये टोटल नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अब हमने अंदर वाली कॉइल के टोटल लूप्स को लिखना है, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, N1 इंटू टोटल लेंथ, ये आएगा। तो यहां पर आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू ये आ गई है। अब सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों जो निकालते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस में हम कहेंगे φ1/I1, ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है। और φ1 को हम कैसे लिखेंगे, φ1 इज नथिंग बट म्यू नॉट N1 I1, और इसको नंबर ऑफ लूप्स यानी कि पाई R1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, और इसको N1 इंटू एल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास एल की वैल्यू यानी कि ये जो कोफिशिएंट है म्यू नॉट N1 स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल। अब इन दोनों का हमने रेशियो लेना है। ये अगर M/L का आप रेशियो लोगे, तो यहां पर आप लिखेंगे म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू एल, और नीचे म्यू नॉट N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। अब देखेंगे एवरीथिंग विल कैंसल आउट, और आपका फाइनल आंसर बचेगा N2/N1। N2/N1 आपको ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लो। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स आर मेड ऑफ वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड वायर ओवर अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक पाइप के ऊपर वाइंड करके दो कॉइल बनाई हुई हैं ऐसे करके। अब यहां पर आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, एरिया इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर दूसरी कॉइल, एक और कॉइल बनाई गई है, एक और कॉइल ले लेते हैं हम। दूसरी कॉइल है, तो एक कॉइल के आपके 400 टर्न्स हैं, और दूसरी कॉइल के टर्न्स 300 दे रखे हैं। अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों कैसे निकाला था हमने, फॉर्मूला वाज म्यू नॉट N1 N2, और हम पाई R स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, इंटू एल, ये कर सकते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको आप 300/L लिख सकते हो, और N2 को आप कितना लिख सकते हो, 400/L। सॉल्व करेंगे, M की वैल्यू म्यू नॉट, N1 को आप 300/L लिख देंगे, और N2 को आप 400/L, एंड दिस इज पाई R स्क्वायर इज द एरिया इंटू एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। वैल्यूज डालते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू आपकी क्या आएगी, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहां पर आप इसको 300 और इसको 400, एरिया आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको 10 इंटू 10⁻⁴ ये लिखेंगे, और लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यू विल राइट 0.2 और 2 इंटू 0.2 10⁻⁻1। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट कि टोटल वैल्यू आपकी आएगी
2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट आएगी हेनरी, बिकॉज हमने जो भी यहाँ पर यूनिट यूज किए हैं वो सारी एसआई यूनिट यूज करी है, तो आपका आंसर एसआई यूनिट में होगा। और आप देख रहे हैं डी आंसर मैच करेगा और डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, यानी कि इंडक्टर्स को आप कंबाइन करें तो कैसे हम इफेक्टिव इंडक्टेंस वगैरह निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हम स्टडी करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर दो इंडक्टर्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर दें, यानी कि दिस इज L1 जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, और इसके सीरीज में आप एक और इंडक्टर कनेक्ट कर दें L2। तो बच्चों जैसा आपने देखा था कि करंट के डायरेक्शन में जाने पर हमें जो ईएमएफ मिल रहा था, ईएमएफ में जो ड्रॉप मिल रहा था -L/L/di/dt, और आप रजिस्टर के अक्रॉस जाते थे तो -RI ऐसा मिलता था। तो इंडक्टर का और रेजिस्टेंस का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में -RI ड्रॉप हो रहा था और इसमें -L/di/dt ड्रॉप हो रहा है। तो इनको जब सीरीज में करते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा आता है, इंडक्टर की तरह आता है, यानी कि सॉरी रजिस्टर की तरह आता है। तो इनका L इफेक्टिव, जो L इक्विवेलेंट या L इफेक्टिव आप कहोगे, तो सीरीज में सम हो जाएगा L1 प्लस L2। इसको आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू अगर ईएमएफ होगा E1 और इसके थ्रू होगा ईएमएफ E2, तो टोटल ईएमएफ को आप लिख सकते हो E1 प्लस E2, which can be given as L1 di/dt प्लस L2 di/dt। इसको अगर हम दोनों को एक इंडक्टर से रिप्लेस करें तो ये L/di/dt, यानी कि करंट तीनों में सेम होगा। यहां से आपका आ जाएगा L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, L इक्वल्स टू L1 प्लस, ये आपका इंडक्टर है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन, अच्छा इसमें एक और चीज होती है, अगर यहां पर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को, अगर आप इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी अगर कंपेयर कर, यानी कि इंक्लूड करते हैं, तो आपका जो इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कंसीडर्ड, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कंसीडर्ड, इसको भी कंसीडर्ड करें, तो आपका L इफेक्टिव क्या होता है, L1 प्लस L2 एन प्लस माइनस 2m। अब ये बच्चों प्लस माइनस 2m क्या है, प्लस माइनस 2m ये है कि बच्चों अगर दोनों में जो कॉइलिंग है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर दोनों की कॉइलिंग क्लॉकवाइज है, तो यहां पर क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस में आएगा। अगर यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक ही क्लॉकवाइज है और एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो यानी कि कॉइलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम सेंस में आप करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने कंसीडर किया है, और ऑपोजिट सेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर आपका माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि L इफेक्टिव इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस 2 है। ये चीज है, बट ये आपको कंसीडर, यानी कि ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा तभी आपने कंसीडर करना है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना है आपको। इसके बाद आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वैसा ही होगा जैसा हमने रजिस्टर के लिए देखा था, यानी कि आपके पास एक इंडक्टर है दैट इज L1 और दूसरा इंडक्टर है L2। यहां पर आप मान सकते हैं लेट से कुछ रजिस्टर कनेक्टेड है, कुछ बैटरी कनेक्टेड है, दिस इज L2। तो यानी कि आपको इस पूरे सेगमेंट को इफेक्टिव L से रिप्लेस करना है। तो आप यहां पर L इफेक्टिव, यू कैन राइट 1 by L
इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, और ये रजिस्टर की तरह ही प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 प्लस L2। बिल्कुल रजिस्टर की तरह बिहेव होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट भी रजिस्टर की तरह ही आता है। यहां पर क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी। इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी के लिए आप इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, यानी कि आपको एक इंडक्टर दे रखा है 3 हेनरी, दूसरा इंडक्टर दे रखा है 3 हेनरी, और तीसरा इंडक्टर दे रखा है 3 हेनरी। ये कॉम्बिनेशन ऐसे किया हुआ है और इसको आपने एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट किया। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज गिवन एज डी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को बी कंसीडर कर लेंगे और इस पॉइंट को सी कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो सी वाला और ए वाला अलग होगा, यानी कि आप इसको देखेंगे दिस इज जस्ट लाइक पोटेंशियल ऑफ ए, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। क्योंकि ये डी और ये पॉइंट बी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो बी पॉइंट को हम डी लिख देंगे। यानी कि अब आप एक पॉइंट ए कंसीडर करेंगे और एक पॉइंट डी कंसीडर करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट इंडक्टर, दिस इज सेकंड इंडक्टर एंड दिस इज थर्ड इंडक्टर। तीनों की वैल्यू है 3 मिली हेनरी, सॉरी 3 हेनरी, 3 हेनरी। तो आप देखेंगे फर्स्ट इंडक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी, ये फर्स्ट इंडक्टर हो गया। सेकंड इंडक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी, थर्ड कंडक्टर is also connected between A and D. So we can consider all three are parallel. All three are parallel, so we can say that 1 by L, that is 1 by L equals to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3. अब यहां पर तीनों इक्वल हैं, so we can write 3 times L1. L की वैल्यू L1 by 3 हो जाएगी। तो यहां पर ये 3/3 दैट इज 1 हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।